हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम इस सेशन में शुरू करने जा रहे हैं 12th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट इस कंटेंट को देख पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 12th फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की उस ब्रांच को बोलते हैं जिसके अंदर हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच के रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम जो है दो पार्ट में पढ़ते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है। इसमें हम पहले पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल, और फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको दो पार्ट में पढ़ा जाता है। पहले हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल और फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? जो गैल्वेनिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली जो गैल्वेनिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम इस दो पार्ट में इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में इन दो सेल को डिटेल में ही समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने से पहले हमको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो हम इससे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर घुल जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो विच डिसोशिएट इनटू आयंस, विच डिसोशिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि जब उनको पानी में घोल देते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो पूरी तरीके से अपने आयनों में टूट जाते हैं। इनको बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स।
अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच completely dissociates into ions in aqueous solution। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि पूरे तरीके से अपने आयनों में टूट जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच पार्शियली डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम जब अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको शुरू करने से पहले हमको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि पूरे तरीके से अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जितने भी आयन होंगे वो सभी के सभी पानी में घुल जाएंगे और अपना अपना टेस्ट दे देंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि अपने आयनों में पूरे तरीके से नहीं टूटते हैं, पार्सली टूट जाते हैं, मतलब कि पूरे तरीके से नहीं टूटते, 100% नहीं टूटते, पार्सली टूटते हैं, उनको बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि NaCl और HCl, ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल है, जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हो गए अपने वीक ऑर्गेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया HCOOH, और AgCl हो गया और AgCN हो गया। इसके अंदर बेसिकली वीक ऑर्गेनिक एसिड आ जाते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये सारे के सारे वीक ही होते हैं, ये पूरे तरीके से नहीं टूटते अपने आयनों में। तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट towards respective electrodes and subsequent oxidation and reduction on passing electric current। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस किसी सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, तब वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूटकर अपने
रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे प्रोसेस होने शुरू हो जाते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको एक एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं, ऐसे हमको ये समझ नहीं आएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल ही समझते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जब हमने शुरू किया तो हमारा उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को हमने समझा कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है अपने आयनों में टूटकर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे प्रोसेस होते हैं। अब आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट समझ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्या हैं। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। हमने उसकी डेफिनेशन लिख ली, उसको एक्सप्लेन किया। अब उसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, उसकी हम फील लेते हैं अब कैसे होता है ये। मान लीजिए ये बिकर है और इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाई होती हैं। ये है इलेक्ट्रोड्स। इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। और इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोल देते हैं एनोड। इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोल देते हैं कैथोड। अब जो एनोड होती है उस पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एनोड पर आएंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं रिडक्शन। अब जो कैथोड है, कैथोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास पहले से ही बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो रिडक्शन बोला जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीडेशन बोला जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब मान लीजिए कि इस बिकर के अंदर हमने नमक का सॉल्यूशन डाल दिया। इस बिकर के अंदर हमने डाल दिया NaCl एक्वस, यानी नमक को पानी के अंदर घोल के हमने इस बिकर के अंदर डाल दिया। तो जो नमक है, जो NaCl है, वो अभी हमने देखा कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो पूरे तरीके से अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि इसके अंदर Na+ आयन भी होगा और Cl नेगेटिव आयन भी होगा, Na+ आयन भी होगा और Cl नेगेटिव आयन भी होगा। इसके अंदर बहुत सारे करोड़ों Na+ होंगे और करोड़ों Cl नेगेटिव होंगे। तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाएगा तो ये जो आयन है ये कैथोड और एनोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब अगर ये कैथोड और एनोड की तरफ जाएंगे तो अगर ये कैथोड एनोड पर जाएंगे और एनोड पर अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, और अगर ये कैथोड पर जाएंगे और लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का तो रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसकी हमने डेफिनेशन लिख दी थी, अब हमने इसको आपको एग्जाम्पल समझा दिया। अब हमें ये पता करना है कि कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा। उसके लिए एक थ्योरी आई जिसको बोल देते हैं हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी।
ये बताने के लिए थ्योरी आई थी कि कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर जाएगा। तो इसको बोल देते हैं हम प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब इसने हमको बताया कि कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर जाएगा। इस थ्योरी ने बोला कि कैटायंस गेट्स preferentially reduced at cathode which has higher reduction पोटेंशियल। इस थ्योरी ने बोला कि वो कैटायन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पर रिड्यूस होएगा। अब ये कैसे पता करें कि किस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? तो उनको निकाल के देखा गया, एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखा गया और एक सीक्वेंस दिया गया। हमको वो सीक्वेंस याद रखना है कि कैटायंस के अंदर Na+ से रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है Mg2+ का, उससे ज़्यादा होता है Al3+ का, उससे ज़्यादा होता है Zn2+ का, उसके ज़्यादा होता है H+ का, उससे ज़्यादा होता है Copper2+ का और इससे ज़्यादा होता है Ag+ का। तो ये हमको याद रखना है। कि वो कैटायन कैथोड पर जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होएगा और ये रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है। अब एनायन के लिए इसने क्या बोला? एनायन के लिए इसने बोला हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल more is the tendency to get oxidized। कैटायन के लिए इसने बोल दिया कि जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ही कैथोड की तरफ जाएगा और रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर दे दिया। एनायन के लिए बोला कि जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो एनोड की तरफ जाएगा, वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा और इसका भी ऑर्डर दे दिया और इसका भी ऑर्डर हमको याद रखना है। SO4 2 नेगेटिव से ज़्यादा CO3 2 नेगेटिव से ज़्यादा NO3 नेगेटिव से ज़्यादा Cl नेगेटिव से ज़्यादा OH नेगेटिव। ये ऑर्डर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अनायंस के लिए। इनके बेस पर ही हम देखते हैं कि कौन कैथोड की तरफ जाएगा और कौन एनोड की तरफ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन इसका जो फील है वो क्वेश्चन से करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि टेल प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। अपने को NaNO3 का सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन दे रखा है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट को पानी के अंदर घोल रखा है और इसका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बना रखा है। अब इस सोडियम नाइट्रेट के एक्वा सोल्यूशन में इसको पानी में घोल रखा है सोडियम नाइट्रेट को, तो इसके अंदर क्लोरो Na+ होंगे और इसके अंदर क्लोरो NO3 नेगेटिव आयन होंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी लगा रखी हैं।
यहाँ पर लगा रखी है कैथोड और यहाँ पर लगा रखी है एनोड, और इसको जोड़ रखा है बैटरी से, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। अब हमको ये बताना है कि कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बताने हैं कैथोड पर क्या बनेंगे और एनोड पर क्या बनेंगे। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी की हेल्प से। हमको पता है कि NaNO3 के एक्वा सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो खुद NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट है, और एक वाटर है, यानी कि इसको वाटर के अंदर घोल रखा है। तो NaNO3 के अंदर दो आयन पड़े हैं, एक Na पॉजिटिव और एक NO3 नेगेटिव, और वाटर के अंदर भी दो आयन है, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। अब हमें पहले देखना है कि कैथोड पर कौन रिड्यूस होगा, और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहती है कि कैथोड पर वो कटायन रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब कटायन कौन कौन है यहाँ पर, एक तो है Na पॉजिटिव और एक है H पॉजिटिव। तो इन दोनों में से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, हमने देखा कि सोडियम पॉजिटिव से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव का है। तो कैथोड पर सोडियम पॉजिटिव की जगह H पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा। तो कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर जाएगा H पॉजिटिव, यानी कि ये कैथोड है तो यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो कैथोड पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एनोड की। एनोड पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहती है कि वो अनायन रिड्यूस होगा, वो अनायन ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर दो अनायन है अपने पास, एक है NO3 नेगेटिव और एक है OH नेगेटिव। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है कि NO3 नेगेटिव से ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव का है। तो एनोड पर NO3 नेगेटिव नहीं बनेगा, वहाँ पर OH नेगेटिव जाएगा, और OH नेगेटिव वहाँ पर क्या करेगा कि 2 मोल OH नेगेटिव वहाँ पर जाएंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन दे के वाटर बना लेंगे, और साथ में आधी मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, और 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दे देंगे जिससे कि वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि रिडक्शन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी की वजह से बता रहे हैं कि कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है कि केस ऑफ क्लोरीन, अगर क्लोरीन आ जाए अनायन के रूप में तो क्लोरीन जो है वो जाएगा एनोड की तरफ। हालांकि OH नेगेटिव भी होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर और क्लोरीन भी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वाटर पानी के अंदर हमने NaCl को घोल दिया तो ये NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बन गया। इसको हम आराम से समझते हैं, इस केस को आराम से समझते हैं कि इसके अंदर अब Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी है, और एक्वस है तो H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। अब एनोड पर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से जाना तो चाहिए OH नेगेटिव, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर OH नेगेटिव ना जाके वहाँ पर क्लोरीन जाता है, क्योंकि क्लोरीन का ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। तो ये अपने को बात याद रखनी है कि ओवर पोटेंशियल की वजह से OH नेगेटिव की जगह वहाँ पर क्या चला जाता है, क्लोरीन चला जाता है। ये सिर्फ क्लोरीन के केस में होगा, यानी कि जब भी हम क्लोरीन वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वहाँ पर OH नेगेटिव की जगह अनायन पर क्लोरीन नेगेटिव जाएगा, यानी कि Cl नेगेटिव जाएगा। ये अपने वो केस याद रखना है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं।
ये केस अपने को याद रखना है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो ऑक्सीडेशन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। यानी कि अगर मैंने NaNO3 का एक्वा सोल्यूशन लिया और मैंने उसमें पानी कम डाल रखा है लेकिन NaNO3 बहुत ज़्यादा डाल रखा है, यानी कि OH नेगेटिव से ज़्यादा कंसंट्रेशन तो NO3 नेगेटिव की है, तो वहाँ पर OH नेगेटिव की जगह NO3 नेगेटिव चला जाएगा, वहाँ पर OH नेगेटिव नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर मैं पानी बहुत कम ले लूँ और NaNO3 बहुत ज़्यादा ले लूँ तो वहाँ पर OH नेगेटिव नहीं जाएगा, फिर NO3 नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर NO3 नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने को याद रखनी है कि जो ऑक्सीडेशन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जो निकल है, निकल जो मेटल है उसकी जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव मेटल की बनी होती है, वो रिएक्टिव होती है, और इसको हम एनोड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि निकल की जो इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर गेन भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पर लॉस भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम कैथोड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निकल मेटल की जो इलेक्ट्रोड होती है वो दोनों के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ये बात भी अपने को याद रखनी है। तो आई होप आपको प्रिपेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी और कैसे कटायन और अनायन यानी कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट बनते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आप रिपीट करें, खुद से प्रोडक्ट बना के देखें। NCERT के 2-3 क्वेश्चन हैं वो ट्राई करें, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।